हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं कार्बन और इसके यौगिक। ये जो चैप्टर है हमारी क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मीडियम के अंदर पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर शुरू करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो पूरा जो चैप्टर है हमारा वो किसके ऊपर है? पूरा चैप्टर हमारा कार्बन के ऊपर है। ठीक, तो हमें कार्बन के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। इट इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट में भी कैसा एलिमेंट है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल है, यानी कि जो कार्बन है वो क्या है? वो एक तत्व है। और कैसा तत्व है? वो एक अधातु तत्व है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जो कि हमारे पास एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट है यानी जो तत्व होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तत्व जो होते हैं हमारे पास में वो 3 तरह के होते हैं। पहला एलिमेंट है, पहला टाइप होता है मेटल। पहला टाइप है हमारे पास में एलिमेंट्स का मेटल, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम धातु कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में आता है नॉन मेटल। दूसरा हमारे पास में आता है नॉन मेटल, जिसको हम हिंदी में अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हम इनको अधातु कहते हैं। तीसरा आता है मेटालॉइड। तीसरा आता है मेटालॉइड, जिनको हम हिंदी में उपधातु जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। तो इन्हीं एलिमेंट्स में से जो हमारा कार्बन होता है वो कैसा होता है? नॉन मेटल होता है, यानी कि कैसा होता है? वो अधातु होता है। कैसा होता है? अधातु होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि कार्बन क्या एक एलिमेंट है और कैसा एलिमेंट है? वो एक नॉन मेटल है, यानी कि जो कार्बन है वो एक तत्व है। कैसा तत्व है? अधातु तत्व है। ठीक है, आगे अर्थ के क्रस्ट में कितना पाया जाता है? तो अर्थ के क्रस्ट में वो 0.02% पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर वो 0.3% पाया जाता है। ठीक है ना। जो अर्थ के क्रस्ट में होता है वो मिनरल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? मिनरल फॉर्म में होता है। और कितना होता है? 0.02% होता है। और एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 0.3% जो है वो पाया जाता है। ठीक, आगे कार्बन का सिंबल क्या होता है? तो कार्बन का सिंबल होता है C। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो इसका एटॉमिक मास 12U होता है। ठीक है, आगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 4। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं? वो भी 6 होते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 ही प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास होते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। तो जो कार्बन है वो क्या है? वो एक तत्व है। और कैसा तत्व है? वो एक जो है अधातु तत्व है। ठीक है, आगे की पृथ्वी की सतह में कितना पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह में वो 0.02% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है, और वो भी खनिज के रूप में पाया जाता है। आगे वायुमंडल में, हवा में कितना होता है? तो वायुमंडल में वो 0.3% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर वो जो है होता है। ठीक है, आगे हमारे पास में जो सिंबल है, प्रतीक है कार्बन का, वो क्या होता है? कार्बन का प्रतीक होता है C। कार्बन को हम किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। ठीक, आगे कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी कितने होते हैं? कार्बन के पास प्रोटॉन भी 6 ही होते हैं। ठीक है, तो यानी कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है, उसका 6 क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, आगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 6 का डबल 12। कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। आगे संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4 जो है कार्बन की संयोजकता होती है। ठीक है, आगे कार्बन की संरचना देख लेते हैं, यानी कि कार्बन का हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कार्बन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है कि कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि इसकी जो परमाणु संख्या है, जो इसकी परमाणु संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो अभी हमने देखा था कि इसके पास क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? कार्बन के पास में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना। हाँ, और एक बात और कि कार्बन के पास 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो उसके पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। उतने ही उसके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और उतने ही क्या होते हैं? उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उतने उसके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो अलग अलग हो सकता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम बात करें अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम को हम किससे दिखाते हैं, Na से दिखाते हैं। सोडियम को किससे दिखाते हैं हम, Na से दिखाते हैं। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। कितना है, 11 है। तो सोडियम के पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो कार्बन होता है, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। कार्बन के पास तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। तीनों 6 जो कार्बन के पास होते हैं। आगे हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है होते हैं, ठीक है। आगे ये होती है पहली शेल। ये क्या होती है, ये होती है पहली शेल। पहली शेल के होती है और के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन सी शेल के अंदर आ चुके हैं, वो के शेल के अंदर आ चुके हैं। के बाद जो अगली शेल आती है वो हमारी एल शेल आती है। तो जितने भी बचे इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, एल शेल के अंदर आ जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है एल शेल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन को जो इस तरीके से दिखा दिया। अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कार्बन का, कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है बटे हुए होते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, और एल शेल में कितने आ रहे हैं, 4। इसी तरीके से हमने क्या लिखा था, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही थी, कितनी, 2 और 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो देखा था हमने अभी यहाँ पर, ये कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है, 2 और 4 है। यानी कि कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 और 4 है। तो वो हमको कैसे पता चलता है, वो हमको यहाँ से पता चलता है इस तरीके से, ठीक है। आगे अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6। अब ये जो हिस्सा इसका, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि इसको कहा जाता है नाभिक। इसको कहा जाता है नाभिक। और इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 6। अभी हमें सिर्फ प्रोटॉन पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्बन के पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 6, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6, 6 ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 माइनस का चार्ज, और 6 प्रोटॉन का मतलब है 6 प्लस का चार्ज। यानी कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से एटम क्या है, कार्बन क्या है, न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आएगा, आगे काम आएगा ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्लस का चार्ज होता है उन पर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है बॉन्डिंग इन कार्बन। आगे हमारे पास आता है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी एटम है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल होती है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कहते हैं, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो कार्बन क्या करता है, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है। ये दे रखा है कि कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। या तो कार्बन के साथ में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर जो है करता है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, वो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। कार्बन के साथ में कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। आगे है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
थर्ड चैप्टर के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके अंदर हमने देखा था कि जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाया जाता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दूसरा कि ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तीसरा कि ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, ये पानी के अंदर घुल नहीं सकते। तीन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दूसरा कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। किनके अंदर से? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर से। ठीक है, आगे है इनसॉल्यूबल इन वाटर। कोवेलेंट बॉन्ड वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसको हिंदी में देख लेते हैं। ठीक, आगे इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो कार्बन में आबंध, कार्बन किस तरीके से आबंध बनाता है? तो कार्बन अपने अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3 और 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके सबसे बाहरी कोश में मौजूद हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो जो कार्बन होता है वो इन्हीं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके कार्बन क्या बनाता है? आबंध बनाता है। ठीक है, तो ये दे रखा है यहाँ पर कि कार्बन अपने अन्य परमाणुओं यानी कार्बन के परमाणुओं के साथ या फिर जो दूसरे तत्व हैं उनके परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और आबंध बनाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से जो आबंध बनता है उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, आबंध जो है 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं विद्युतीय आयनिक आबंध, क्या होते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं एक तो, और एक होता है हमारे सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध आपने जो है तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, धातु और अधातु के अंदर। तो आयनिक आबंध वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। धातु से अधातु की तरफ इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जाता है, उनको हम कहते हैं आयनिक आबंध। लेकिन ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनते हैं, उनको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड उनको हम कहते हैं। तो ये दे रखा है कि कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना तो लेता है ना देता है, वो क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, ये दे रखा है कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है? तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी से, किससे? साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, आगे इनके गुण हैं। पहला गुण क्या है कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। दूसरा, ये विद्युत के क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा, जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। ठीक है, दोबारा सुनो उसको। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? सहसंयोजी आबंध ऐसे आबंध होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन कार्बन के साथ में कैसा आबंध बनाता है? इलेक्ट्रो साझेदारी करके आबंध बनाता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध जो कार्बन बनाता है। ठीक है, आगे इनके गुण क्या होती है? तो पहला गुण है कि इनका जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है। दूसरा कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब कि इनके अंदर से विद्युत यानी बिजली करंट पास नहीं हो सकता। तीसरा कि ये जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, पानी के अंदर नहीं घुलते, पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारे पास में आता है एक मिनट, आगे कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको समझ लो। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको समझ लो। ठीक है, 9th क्लास के अंदर आपने एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद करोगे, 20 एलिमेंट्स याद करवाए जाते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से क्या होते हैं का जो
20 एलिमेंट याद करवाए जाते हैं, ठीक है ना। और 9th क्लास के अंदर 4th चैप्टर के अंदर आपने इनके स्ट्रक्चर बनाने भी सीखे होंगे, ठीक है। तो वही है, तो इनमें से क्या होता है, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हीलियम की, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, हीलियम की, तो हीलियम दूसरे नंबर पर आता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन जो होते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले तो न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस के बाद पहली शेल बनती है जिसको के शेल कहते हैं, और के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या है, इसने अपना ड्यूप्लेट पूरा किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ, अपना ड्यूप्लेट पूरा किया हुआ है, क्योंकि पहली शेल क्या होती है, के शेल होती है, और के शेल के अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देना है ना ही इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, इसके पास अपना पूरा है, ठीक है। हाँ, तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या, ये एक नोबल गैस है, हीलियम क्या एक नोबल गैस है, यानी कि ये एक उत्कृष्ट गैस है। क्या है, ये एक उत्कृष्ट गैस है, हीलियम क्या एक उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स के साथ में नहीं होता। हीलियम है, हीलियम के बाद हम देख सकते हैं अगला, जैसे कि नियोन है, क्या है, नियोन। नियोन जो आता है वो हमारा 10वें नंबर पर आता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 10, और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है ना। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, न्यूक्लियस बनाते हैं। अब न्यूक्लियस के बाद पहली शेल बनती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो के शेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। के के बाद एल शेल आती है, एल शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से 2 के शेल के अंदर आ गए, कितने बचे, 8। अगली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर हम इस तरीके से फिल कर देंगे। तो ये हो गए हमारे 6, 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो के शेल थी, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, और जो एल शेल थी, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और एल शेल के अंदर रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं। तो ना तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, ना इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या है, कम है। तो ये क्या है, इनको ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, ये नोबल गैस है, ये क्या है, ये भी नोबल गैस है, ठीक है। लेकिन सारे एलिमेंट्स के साथ में ऐसा नहीं होता, सारे एलिमेंट्स के साथ में कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, या फिर उनके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। सेम चीज़ है कार्बन के साथ में, सेम चीज़ किसके साथ में है, सेम चीज़ है कार्बन के साथ में, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था, अब हम देखते हैं कार्बन के बारे में, ठीक। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 ही क्या होंगे, कार्बन के पास में प्रोटॉन होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पहले बनाएंगे हम इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर दिखाएंगे हम के शेल। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के पास, 6। 6 में से 2 आ गए, 4 बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अगली शेल के अंदर जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिए, 2, 3 और 4, ठीक है ना। पहली वाली शेल कौन सी है, के, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करें हमने, 2, ठीक। दूसरी वाली शेल हमारी कौन सी है, एल, और एल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमने फिल करे हैं कितने, 4, और होने कितना चाहिए, रूल के हिसाब से एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि 4 हैं, 8 होने चाहिए, तो 8 करने के लिए इसको कितने की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्या करना है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर पाएगा। ये क्या कर पाएगा, तब जाके ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव जो है कर पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या है, ये एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो इसको क्या करना है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना, और वो कैसे कर सकता है, इसके पास 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तो है कि ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास क्या जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 की जगह कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास क्या होगा, इसके जैसा नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका इसके पास में ये है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको लूज़ कर दे, इनको लूज़ कर दे। तो क्या होगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इसकी ये वाली शेल खत्म हो जाएगी। क्या होगा, इसकी जो ये वाली शेल है, बाहर वाली एल वाली शेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसकी अंदर की शेल बचेगी, अंदर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कौन सा कन्फिग्रेशन आ जाएगा, हीलियम का नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ सकता है। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं करता। कार्बन क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। देखो ऐसा क्यों होता है, ठीक।
चलो देखो ये दे रखा है कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। और क्या है, एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, उसको ज़रूरत है या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि उसको क्या मिल पाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको जो है मिल पाए, ठीक है ना। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या होगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या होगा, दोनों पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये इफ इट वर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे तो क्या होगा, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन, क्या बनाएगा वो C4 माइनस। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या होगा, ये C4 माइनस एनायन बनाएगा, लेकिन बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास क्या होगा, इधर देखो, अगर ये इसका है, ठीक है, 1 मिनट, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है कहीं से तो इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर ये क्या होगा, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले कितने थे इसके पास, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से गेन कर लिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन, कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे और C4 माइनस एनायन बनाए, लेकिन ये डिफिकल्ट होगा, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट होगा, जहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और उनको 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना होगा, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता। अब एक रास्ता खत्म हो गया, एक रास्ता तो खत्म हो गया, दूसरा बचा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तब क्या होगा, इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और अगर लूज कर देगा तो वो क्या बनाएगा, C4 प्लस कैटायन बनाएगा, ठीक है ना। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन, और क्या होगा, 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि अगर कार्बन गेन तो कर नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे, तो क्या करे, कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो जैसे न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसकी पहली शेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगली शेल, इसके बाद यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये क्या करे, इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वो लूज कर देगा, तो इसकी ये वाली शेल क्या हो जाएगी, इसकी वाली शेल खत्म हो जाएगी, कि कार्बन की ये वाली शेल खत्म हो जाएगी। तो अब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ 2 बचे। कितने बचे, सिर्फ 2 बचे। तो ये भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा इस केस में भी। इसलिए क्या करता है कार्बन, ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही लूज करता है। ये दे रखा है यहाँ पर कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। तो कार्बन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और क्या बनाएगा, C4 प्लस कैटायन बनाएगा। लेकिन ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। और क्या होगा, जो 6 प्रोटॉन है उन पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना होगा, जिसकी वजह से कार्बन स्टेबल नहीं रहेगा। तो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता। तो कार्बन ना तो गेन करता है ना ही लूज करता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयर कर लेता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयर कर लेता है। तो कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। कार्बन क्या कर लेता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, या तो कार्बन के एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में शेयर कर लेता है और बॉन्ड बनाता है। और शेयर करके जो बॉन्ड बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो ये कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, जो मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन, उसी को हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो प्राप्त करने की जरूरत है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को खोने की जरूरत है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। तो कार्बन इन दोनों केस में कुछ नहीं करता, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त
C4 माइनस ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को धारण करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, यानी कि C4 माइनस नहीं बनाता। ठीक है, आगे है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4 प्लस धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या करता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को देता भी नहीं है, यानी कि C4 प्लस धनायन भी नहीं बनाता है। तो कार्बन क्या करता है, तो कार्बन अपने अन्य परमाणु यानी कार्बन के परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और आबंध बनाता है। और साझेदारी करने से जो आबंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सहसंयोजी आबंध जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे आता है कि सिर्फ कार्बन ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, और भी काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं कार्बन की तरह ही। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इनके बारे में इनके देखते हैं कि ये किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ में कैसे बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में कैसे बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ में कैसे बॉन्ड बनाता है, वो हम जो है देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दे रखा है कि अनेक अन्य तत्व भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी सहसंयोजी आबंध द्वारा अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सहसंयोजी आबंध जो है ये बनाते हैं। तो एक एक करके अब इनके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। ठीक, तो टॉपिक हो जाता है हमारा बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में आबंध, हाइड्रोजन किस तरीके से बॉन्डिंग करता है वो जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन की जो K शेल है, K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की K शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, जिससे कि उसके K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। दूसरे हाइड्रोजन का भी सेम होगा, ठीक है ना, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन की जो इसको जरूरत होगी। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है, तो दोनों ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है, तो इससे इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं एकल आबंध। क्या कहते हैं हम इसको, एकल आबंध जो इसको हम कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन किस तरीके से होगा, जो ऑक्सीजन है वो अपने साथ किस तरीके से आबंध जो है बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बटे हुए होंगे, तो जो K शेल होगी, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जो L शेल होती है, L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 2 में से K शेल में 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन K शेल के अंदर आ गए, और L शेल के अंदर कितने चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जो है जरूरत है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं, 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। ठीक, सेम इसी तरीके से ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन जो है होंगे। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इसके पास 8 हो जाएंगे, 2 2 2 6 हुए, और 2 ये आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में हो गए। सेम इसी तरीके से जो ये वाला ऑक्सीजन होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो इस वाले ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे। दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है, तो इनके पास कितना बॉन्ड बन जाएगा, इनके पास में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा था, तो ये सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन ने हर एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये जो है ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये जो द्वि आबंध बन जाएगा।
ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा, नाइट्रोजन का सिंबल होगा N, ठीक है। अभी कितने नंबर पर आता है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर, कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अभी 7 इलेक्ट्रॉन, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 आ गए, इसमें कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5। L शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, लेकिन है कितने, 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन को L शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए और 3, 4, 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखा दिए इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन होगा, उसके पास भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिए और 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर जो है दिखा दिए, ठीक है। अब दोनों नाइट्रोजनों को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी और इसको भी, दोनों नाइट्रोजन को 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इस तरीके से दोनों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में जो है हो जाएंगे। अब इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है, तो इनके पास में कितने बॉन्ड बनेंगे, इनके पास में जो है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन के पास में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो है बन जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम, इसको हम हिंदी में कहेंगे त्रिआबंध। क्या कहेंगे इसको, त्रिआबंध जो इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं बॉन्डिंग इन मीथेन। मीथेन के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये हमारे पास में मीथेन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4, जिसके अंदर कार्बन 1 होता है और हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं 4। कार्बन कितना है, 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। इससे इसका फॉर्मूला बन जाता है CH4 और इसको कहते हैं मीथेन। हिंदी में भी हम इसको मीथेन कहते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है, इसके नीचे आना था, ठीक। तो ये क्या है, ये मीथेन है, ठीक। मीथेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, या फिर हम कहें कि मीथेन बॉन्डिंग किस तरीके से करता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 और हाइड्रोजन कितने, 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कार्बन को बनाएंगे। अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये हमने बेसिक में ही देख लिया था। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, 1, 2, 3 और 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से जो है दिखा दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1। तो अगर 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे। किस तरीके से, देखो कि ये है हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इधर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा और इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएंगे। अब चारों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया और अपना जो है ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और इस तरीके से क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, जिसके अंदर एक कार्बन है लेकिन 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH4 बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ठीक है, और बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर इसका ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में, सबके बीच में बॉन्डिंग जो हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीथेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है मीथेन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको मीथेन कहते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इस फॉर्मूला होता है इसका CH4। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH4 पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बॉन्डिंग इस तरीके से होती है मीथेन के अंदर, ठीक है। आगे आता है हमारे पास में कि अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बना रहा है,
ट्रिपल, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कैसा बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक बात हमें पता चल गई कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड जो है बनाएगा, ठीक है। आगे आगे इसी के अंदर एक और चीज़ है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा एक टॉपिक है जैसे आता है बॉन्डिंग इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर किस तरीके से आबंध होगा, ठीक है ना। क्या है, CO2 में आबंध किस तरीके से बनेगा, बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम कार्बन को दिखा देते हैं। कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इस बार 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पीछे देखा था, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन को जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए। सेम इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर जो है दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर कर लेगा। वैसे अभी जो कार्बन है ये दोनों ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के अंदर है। अब यहाँ पर देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कैसा बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ध्यान रखना है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कैसा बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड जो है बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे है, आगे आता है, आगे आएगा बॉन्डिंग इन NH3, जिसको अमोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NH3 यानी कि अमोनिया भी कहा जाता है। तो NH3 में आबंध, NH3 में आबंध कैसे होगा, तो यहाँ पर NH3 में N कितना है, हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है हमारे पास में 3। नाइट्रोजन यानी N कितना है, 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं। फिर उसके बाद में अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दिखा देते हैं इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इस वाले इस तरफ एक हाइड्रोजन दिखा देंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा देंगे, ठीक है। और इस तरफ एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो दिखा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को जो शेयर कर लेगा, ठीक। अब क्या होगा, अब जो नाइट्रोजन है वो इन तीनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, वो इन तीनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा और क्या बना लेगा, वो NH3 बना लेगा। ये क्या बना लेगा, इस तरीके से ये जो है NH3 बना लेगा। ऊपर 2 जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कहते हैं लोन पेयर, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसको रहने दीजिए। जो नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग होती है, सॉरी अमोनिया के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से होती है, ये हमें बताना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर जो हमने देखा था, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, नॉन मेटल होगा, यानी अधातु होगा। ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ये भी दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये नाइट्रोजन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन भी क्या है, कार्बन भी नॉन मेटल है, यानी कार्बन भी क्या है, अधातु है। और हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है, यानी नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल है सब के सब, ठीक। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल है, कार्बन ये भी नॉन मेटल है,
नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इन सब स्ट्रक्चर के अंदर नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, यानी कि किसके बीच में बन रहा है, ये जो आबंध बन रहा है ये अधातु और अधातु के बीच में बन रहा है। और ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि कौन सा आबंध बनता है, वो सहसंयोजी आबंध जो है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये सहसंयोजी आबंध होगा। कैसा आबंध होगा, सहसंयोजी आबंध जो है किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नॉन मेटल है और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है, ना कि ट्रांसफर करके बनता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आगे हमारे पास में आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स यानी अपर रूप, एक से ज़्यादा जो रूप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जिसके रूप होते हैं, बहुत सारे जिसके फॉर्म्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स जो है कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर सबसे पहले आता है एलोट्रोपी। क्या है एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके अंदर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, एंड ईच फॉर्म, और हर एक फॉर्म हैज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टी। हर एक फॉर्म की क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुणधर्म होता है, वो सेम रहता है। क्यों, क्योंकि एक ही तरह का एलिमेंट होता है इसलिए। तो ऐसा एलिमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है और हर एक फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी सेम जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें कार्बन के अंदर देखने को मिलती है। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है डायमंड। पहला कौन सा होता है, डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा फुलेरिन। ठीक है, तो इसके अंदर जो डायमंड है इसके अंदर क्या होता है, ये कार्बन का क्या एलोट्रोप है, डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। और इसके अंदर एक कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड रहता है, बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है। डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है और क्या बनाता है, फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और क्या देता है, 3D स्ट्रक्चर जो हमको देता है। ठीक है, तो कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर एक कार्बन, सॉरी डायमंड के अंदर एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये एक कार्बन है, मानो डॉट से हम कार्बन को दिखा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर एक कार्बन से घिरा हुआ होगा, इधर एक कार्बन से घिरा हुआ होगा, इधर एक कार्बन से घिरा हुआ होगा और नीचे भी क्या होगा, एक कार्बन से घिरा हुआ होगा। तो ये एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 4 कार्बन से, 1 2 3 और 4, इन 4 कार्बन से क्या है, ये घिरा हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा, ये भी क्या होगा, 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 4 कार्बन से इस तरीके से घिरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक कार्बन इससे ठीक है, और इससे, इन 4 कार्बन से क्या ये घिरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन एटम से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। किसके अंदर, डायमंड के अंदर। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। डायमंड कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिजली पास नहीं होती, तो ये क्या हो जाता है, ये बैड कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो जाता है। आगे वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, ये डायमंड है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रोप है। ठीक, आगे आता है ग्रेफाइट। आगे क्या आता है, आगे आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी क्या होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। इसके अंदर क्या होता है, ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है। कितने कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है, 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का एक एटम कार्बन के 3 एटम से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, आगे इससे क्या मिलता है हमें, इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। ठीक है,
आगे प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये कैसा होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। आगे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके अंदर से करंट पास हो सकता है, ठीक है। आगे वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वेरी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम तरह का एलिमेंट है, इसलिए क्या होता है, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है बन जाता है, ठीक है। आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, ये स्मूथ और स्लिपरी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक कार्बन है, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा। एक कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड होगा, 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, ठीक है ना। आगे इस वाले की बात करेंगे तो ये भी आगे 3 कार्बन से और 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसके अंदर 3 कार्बन से इस तरीके से ये बॉन्डेड होगा, ठीक है। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे ये कार्बन भी कितने, 3 कार्बन से इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, ये एक इससे जुड़ गया, इस वाले से जुड़ गया और इस वाले से जुड़ गया। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम कार्बन के 3 एटम से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक। आगे ये कैसा होता है, स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक। आगे आता है थर्ड एलोट्रोप, जिसको हम कहते हैं फुलेरीन, ठीक। ये क्या, ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। सबसे पहले जो खोज हुई थी, किसकी खोज हुई थी, वो C60 की खोज हुई थी, फुलेरीन C60 की खोज हुई थी, जिसके अंदर कार्बन के 60 एटम, कितने, कार्बन के 60 एटम, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज थे जैसे एक फुटबॉल की शेप होती है। तो एक फुटबॉल की शेप के फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ में अरेंज थे। कार्बन के कितने एटम थे, 60 एटम थे, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर को क्या कहा था, उसी स्ट्रक्चर को फुलेरीन जो है कहा था, ठीक है। इसके और भी सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही दे रखा है, C60 वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिंग्स होती हैं, कुछ तो होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स, कुछ होती हैं कैसी, 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक। और कुछ होती हैं कैसी, 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, कैसी होती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, यानी कि कुछ तो इस तरह की रिंग होंगी, ठीक। और इसमें ये जो पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं डॉट डॉट से, ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कुछ तो ऐसी रिंग होती है जिनके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिंग होती है जिनके अंदर कितने कार्बन होते हैं, जिनके अंदर में 5 कार्बन जो है होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन जो इनके अंदर में होते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है और 6 मेंबर्ड रिंग भी इनके अंदर जो है पाई जाती है, किसके अंदर, फुलेरीन के C60 वाले स्ट्रक्चर के अंदर, किसके अंदर, C60 वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो है पाई जाती है, ठीक। आगे कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप का मतलब क्या होता है, अपर रूप का मतलब होता है कि किसी भी तत्व का ऐसा गुण है जिसके अंदर वो एक से ज़्यादा रूप के अंदर पाया जाता है, और हर एक रूप का जो रासायनिक गुण है वो समान होता है, लेकिन भौतिक गुणधर्म कैसा होता है, अलग होता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं हम, इस गुण को जो है अपर रूपता कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, अपर रूपता कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर लिख लो अपर रूपता, ठीक। आगे तो किसी तत्व के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण एक जैसे हों, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, वो सारी अलग अलग फॉर्म्स क्या कहलाती हैं, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन के कितने रूप हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरीन, ठीक है। तो हीरे के अंदर देखते हैं, तो हीरे के अंदर क्या होता है, हीरा क्या कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा क्या कार्बन का एक अपर रूप है। इसके अंदर हर एक कार्बन का परमाणु, ठीक है ना, कार्बन, हीरे में कार्बन प्रत्येक कार्बन, हीरे में कार्बन प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है, यानी कि एक कार्बन क्या होता है इसके अंदर, एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन का परमाणु 4 कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इससे क्या मिलता है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, ठीक है। आगे है, इसका गुण कैसा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके अंदर से बिजली पास नहीं हो सकती, और ये कैसा, इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई इनका जो गलनांक होता है, ठीक। आगे आता है ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट भी क्या होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। अब इसके अंदर क्या होता है, हर एक कार्बन परमाणु कार्बन के 3 परमाणु से दूसरे कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ में घिरा हुआ होता है। इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है, किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। और डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो
इसे क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है। आगे गुण, तो ये कैसा होता है, चिकना होता है और फिसलनशील होता है। विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और ये क्या बन जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। आगे इनका गलनांक कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, बहुत अधिक गलनांक इनका जो है होता है। आगे फुलेरीन, आगे क्या फुलेरीन है, फुलेरीन भी क्या कार्बन का एक अपर रूप है और इसमें सबसे पहले किसकी पहचान हुई थी, C60 की पहचान हुई थी। इसके और भी रूप हैं, लेकिन सबसे पहले जो पहचाना गया था कौन था, वो था C60, जिसके अंदर कार्बन के कितने परमाणु थे, कार्बन के 60 परमाणु थे और वो एक किसके, फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित है। सारे के सारे 60 परमाणु कार्बन के एक फुटबॉल का जैसा शेप होता है उसकी फॉर्म में एक दूसरे के साथ में व्यवस्थित है, अरेंज थे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फुलेरीन जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आगे हमारे पास में आता है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके अंदर हमें 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक। पहला होता है हमारे पास में कैटिनेशन, दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। पहला है कैटिनेशन और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी, ठीक। कैटिनेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है, किससे, कार्बन के साथ में जुड़ के बड़े से बड़े बॉन्ड बड़े से बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। कार्बन हैज द एबिलिटी, कार्बन के पास एक एबिलिटी है, टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाने की इसके पास एक एबिलिटी होती है, ठीक है ना। गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है, मॉलिक्यूल बन सकते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। आगे इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। आगे आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी तो वैलेंसी होती है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 को हम टेट्रा कहते हैं। तो कार्बन क्या हो जाता है, कार्बन एक टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। वैसे ही जिसकी 2 वैलेंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डाई वैलेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, उसको हम डाई वैलेंट। जिसकी 3 वैलेंसी होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम ट्राई वैलेंट कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, ट्राई वैलेंट। वैसे जिसकी 1 वैलेंसी होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम मोनो वैलेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, मोनो वैलेंट जो उसको हम कह देंगे, ठीक है। तो वैसे कार्बन की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 4, तो उसको क्या कह देंगे, टेट्रा वैलेंट कह देंगे। और प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी टेट्रा वैलेंसी। तो ये दे रखा है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है किसके साथ में, कार्बन के 4 एटम के साथ। क्या कर सकता है ये, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज केपेबल, ये बना सकता है, ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 4 अदर एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। या फिर एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, या फिर कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट हो जिसकी वैलेंसी 1 हो, उसके 4 एटम के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के 4 एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, या फिर एक वैलेंसी वाले 4 एटम से कोई दूसरा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 है, तो दूसरे एलिमेंट के एक वैलेंसी वाले एटम के साथ में भी क्या कर सकता है, वो 4 एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो इसी को प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, टेट्रा वैलेंसी जो इसको हम कहते हैं। तो एक वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर आता है, ठीक। चलिए आगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है श्रृंखलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, श्रृंखलन के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं, ठीक है ना। इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के साथ में आबंध बना के काफ़ी ज़्यादा अणु बना सकता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी गुण को जो श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। आगे आता है चतु संयोजकता। चतु का मतलब क्या होता है, चतु का मतलब होता है 4। संयोजकता तो जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत होती है वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो कार्बन क्या है, एक चतु संयोजकता वाला तत्व है, ठीक है। तो चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कितनी है, 4 है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु, कार्बन के कितने अन्य परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजकता वाले तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। यानी कि कार्बन के 4 तत्वों के साथ, 4 परमाणुओं के साथ में भी
आबंध बना सकता है, या फिर दूसरे कोई तत्व हो जिनकी वैलेंसी 1 हो, जिनकी संयोजकता 1 हो, तो उनके 4 परमाणुओं के साथ में भी आबंध बना सकता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, चतुसंयोजकता जो है कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पेपर में आ जाते हैं, दोनों प्रॉपर्टी लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास में आता है हाइड्रोकार्बन। आगे हमारे पास में क्या आता है, आगे हमारे पास में आता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको जैसा भी लगा है हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर इसी के साथ में मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।